हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है पुष्पी पौधों की शारीरिकी मतलब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका लास्ट कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और हमारी सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ध्यान से समझना है आपको और बहुत परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में भी आता है, प्लस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप आगे जाके तैयारी करेंगे उनमें भी इसके रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या है कॉन्सेप्ट हमारा? अभी तक हम लोग जड़ और पत्ती की संरचना को पढ़ चुके हैं, मतलब लीफ और रूट दोनों की एनाटॉमी का हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। मतलब डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, इनकी चारों की मतलब चार कॉन्सेप्ट हो गए। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ। इनमें क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब इनकी क्या शारीरिक संरचना होती है और उनमें किस पॉइंट पर हम लोग उनमें अंतर कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और लगातार जो मैंने प्रीवियसली आपको इनसे रिलेटेड वीडियो डाले हैं उनको भी आप रेगुलर देखते रहना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमें याद तो रहता है फिर हम भूल भी जाते हैं। तो आप इसको 2-4 बार देखें लगातार, और ताकि आपको एक परमानेंट आपकी मेमोरी में फिट हो जाए। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने कहा, हम लोग स्टेम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब तने की संरचना कैसी होती है। तो स्टेम की संरचना कैसी होती है, उनमें जो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट के जो स्टेम है उनकी स्ट्रक्चर में क्या 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 डिफरेंस है वो भी हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते परीक्षा के अंदर। क्वेश्चन इससे रिलेटेड 3 आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट को समझाइए, एक्सप्लेन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, और ये आपको प्रैक्टिकल में भी है। अब अगर डाइकोट का नहीं पूछे तो कभी कभी वो मोनोकोट का पूछ लेते हैं, एक बीजपत्री का पूछ लेते हैं। तो एक बीजपत्री का प्रश्न कैसे आएगा? एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना या अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए या उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम और एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। या फिर कभी इन दोनों को ना पूछे और वो ये आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहे एग्जामिनर कि आपको वास्तव में जो आपने डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की जो स्टेम की स्ट्रक्चर को पढ़ा है उनमें आपने क्या एनाटॉमिकल डिफरेंस पाए, मतलब उसमें क्या आंतरिक संरचना में अंतर आप लोगों ने देखे या पाए। अभी जो त्रैमासिक परीक्षा हुई उस त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि डाइकोट और मोनोकोट पौधों की जड़ की आंतरिक संरचना में अंतर लिखिए। मतलब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में क्या अंतर है। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा, जो बच्चों ने लिखा वो बहुत ही रफ लिखा उन्होंने, मतलब दे कुडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मतलब वो प्रश्न ही नहीं समझ पाए वो क्या लिख रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने जो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जड़ की जो बाह्य संरचना होती है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो उनकी मार्फोलॉजी होती है, उसमें उन्होंने बकवास अंतर लिखे, जबकि वो पूछा ही नहीं था प्रश्न। मैंने कहा ना, ये प्रश्न यही तो दिक्कत देता है। बच्चा पूछ रहा है एग्जामिनर इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस और वो मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस लिख रहे हैं, मतलब वो आंतरिक संरचना के अंतर पूछ रहे हैं, आप लोग बाह्य संरचना के अंतर लिख रहे हैं। तो ये आप
लोगों ने जो अभी गलती करी है, ये गलती आप लोग फाइनल एग्जाम्स या अभी इसके बाद और भी एग्जाम्स आएगी और रेस्ट ऑफ द फ्यूचर में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तब आप वो डिफरेंस, वो मिस्टेक ना करें। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि ये लगातार आप देखें और प्रश्न को समझें। क्या व्हाट द एग्जामिनर आस्किंग, मतलब जो परीक्षक है वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे। आप है ना बेवकूफ समझते हो एग्जामिनर को, वो आपसे पूछ रहा क्या लिख रहे हो तुम उल्टा सीधा, आपको ऐसी बकवास आंसर में उत्तर नहीं मिलेंगे। एक चीज आप लोग क्लियर कट कर लो, ठीक है ना। तो अब अपनी जो गलती आपने करी, इस गलती को आगे रिपीट ना करें। और ये चूंकि आपका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में भी आपको आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षा में भी आते हैं। और आपको ये आगे अगर मान के चलो आप भले ही नहीं करें, अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन भी करेंगे तो मैं ग्रेजुएशन में भी बीएससी में आपको बॉटनी की स्ट्रक्चर प्लांट जमा अलग, बॉटनी जूलॉजी अलग हो जाता है, तो बॉटनी में भी आता है। तो अभी यहीं से पढ़ लो भैया, ठीक है ना, ध्यान से। तो हमारा जो मैंने आपको 3 प्रश्न समझा दी, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मतलब द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में क्या अंतर होते हैं, मतलब क्या संरचना होती है उसकी, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं। और फिर उसी से हम लोग मोनोकोट का पढ़ लेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस भी पढ़ लेंगे। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है और इसको पेशेंसली आप लोग देखना। आप लोग क्या कर रहे हो, स्किप कर करके वीडियो देखते हो, दैट इज ए वेरी बैड मैनर, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना, जैसे प्रैक्टिकली मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको सेक्शन काटेंगे। तो वही कोई भी डाइकोट प्लांट है, द्विबीजपत्री तना है, उसकी ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे हम प्लेट से, फिर उसको हम स्टेन करेंगे सेफ्रेनिन से, फिर उसको हम लोग पानी में वाश करके उसको ग्लिसरीन माउंटिंग एजेंट उसके ऊपर रख के और कवर स्लिप रख के जब उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में एक्सटर्नल टू इंटरनल, मतलब बाहर से अंदर की ओर क्या क्या स्ट्रक्चर से दिखाई देती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझेंगे। सबसे बाहर जैसे हम लोग स्ट्रक्चर स्टेम की देखते हैं, तो सबसे बाहर हम लोगों को सिंगल लेयर एपिडर्मिस दिखाई देती है, जैसा कि लीफ में भी था, जैसा कि रूट में भी था। रूट में जरूर हमने उस एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहा था, वो अनदर मैटर है, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस के बाद कार्टेक्स होता है, कार्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस होती है, फिर पेरिसाइकल होता है और फिर वास्कुलर बंडल होते हैं और पिथ होता है। और चूंकि ये डाइकोट प्लांट जो रहते हैं, द्विबीजपत्री पौधे के जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, उनके जो तने रहते हैं, उनके तनों में मेडुलरी रेज भी पाई जाती है। इसके अलावा उनके स्टेम में बीच बीच में जो कार्टेक्स रहता है, उसमें म्यूसिलेज केनाल भी पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर से हमारे को बाहर से अंदर की ओर दिखाई देती है। क्या क्या दिखाई देता, बहुत टू द पॉइंट चलते हैं। सबसे बाहर हमें क्या दिखाई देगा, एपिडर्मिस सिंगल लेयर। एपिडर्मिस जो रहती है वो पेरेन्काइमा सेल की बनी होती है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस जो रहती है वो कोलेनकाइमा सेल्स की बनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद कार्टेक्स होता है, कार्टेक्स में आपका कार्टेक्स, इसका जो डाइकोट प्लांट का कार्टेक्स होता है उसमें आप लोगों को कोलेनकाइमा का भी बना होता है और पेरेन्काइमा का भी बना होता है। फिर उसके बाद सिंगल लेयर एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल होती है और पेरिसाइकल के बाद आपके वास्कुलर बंडल आ जाते हैं। और डाइकोट पौधों के जो वास्कुलर बंडल होते हैं, मतलब द्विबीजपत्री पौधों के जो तने में जो संवहन बंडल पाए जाते हैं, संवहन बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। जब हम जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली बोलते हैं तो उनको संवहन बंडल या वास्कुलर बंडल कहते हैं। तो जो संवहन बंडल होते हैं इनमें कंजोइंट, कोलेटरल और खुले टाइप के होते हैं, मतलब संयुक्त, कोलेटरल और खुले होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अगर पाया जाता है तो इस प्रकार के वास्कुलर बंडल को हम लोग कहते हैं संयुक्त, कोलेटरल और खुले, मतलब कंजोइंट, कोलेटरल एंड ओपन। और अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त, कोलेटरल तथा बंद प्रकार के, वो मोनोकोट प्लांट के स्टेम में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें पीथ होता है, ठीक है ना, जो पेरेन्काइमेटा सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना।
तो ये आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स डाइकोट प्लांट के स्टेम की माइक्रोस्कोप में हम जब देखते हैं, मतलब उसकी एनाटॉमी को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें दिखाई देती है। उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है माइक्रोस्कोप के अंदर, उसका मैंने ये डायग्राम बना के आपको समझाया है, ठीक है ना। तो ध्यान समझेंगे आप लोग। देखिए, ये मैंने जैसे कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है। ये एपिडर्मिस होती है, ये है ना, ये एपिडर्मिस है, ये पेरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है। एपिडर्मिस से आउटग्रोथ निकली होती है। इन आउटग्रोथ को हम लोग, जैसे जड़ में निकली होती है एपिब्लेमा से, तो वहां पे हम लोगों ने कहा था उनको रूट हेयर, मूल रोम कहा था। यहाँ पर क्या होता है, स्टेम की एपिडर्मिस से जो एक्सटर्नल आउटग्रोथ निकली होती है, उन संरचनाओं को हम लोग स्टेम हेयर या यूं मान के चलना तने से निकले हुए रोम कहते हैं उनको, ठीक है ना, स्तंभ रोम कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस के बाद ये जो होता है, ये आपका जनरल कार्टेक्स होता है। जनरल कार्टेक्स में कोलेनकाइमा की सेल भी होती है और पेरेन्काइमा सेल की भी होती है। कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा सेल में डिफरेंस इतना रहता है कि ये जो कोलेनकाइमा की जो सेल रहती है, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस कम रहते हैं, और इनके बीच में जो सेलुलोज और लिग्निन की जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनके यहाँ पे डिपोजिशन यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं और ये सेल राउंडेड होती है। फिर जो ये कार्टेक्स होता है, इस कार्टेक्स के बीच में ये आपकी म्यूसिलेज केनाल होती है। इसमें म्यूसिलेज सब्सटेंस भरा होता है, ठीक है ना। ये म्यूसिलेज, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट प्लांट की एनाटॉमी का, कि म्यूसिलेज केनाल उनमें पाई जाती है। फिर ये कार्टेक्स के बाद सिंगल लेयर एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के बाद ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई पेरिसाइकल होती है। पेरिसाइकल के बाद आपका फ्लोएम आ जाता है, ठीक है ना। फ्लोएम के बाद कैम्बियम और फिर जाइलम। जाइलम जो रहता है आपका, वो जाइलम जो रहता है उसमें मेटा जाइलम जो रहता है वो सेंटर में रहता है, और प्रोटोजाइलम जो रहता है वो पेरीफेरी में रहता है। इस प्रकार के वास्कुलर जो जाइलम रहता है उसको एंडार्क कहते हैं। तो यहाँ पे एंडार्क टाइप का जाइलम पाया जाता है, ठीक है ना। और ये पिथ रहता है यहाँ पे मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। और ये यहाँ पे एक याद रखना कि तने में जाइलम एंडार्क होता है, ठीक है ना, जबकि अपन ने जड़ों में इनमें पढ़ा था कि उनमें जाइलम एक्सार्क होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी डाइकोट प्लांट की एनाटॉमी स्ट्रक्चर है। ये मेडुलरी रेंज है ये, ठीक है ना, इसमें मेडुलरी रेंज भी पाई जाती है ये, ठीक है ना। और ये मेडुलरी रेंज जो रहती है, ये उन जो पेरिनियल प्लांट होते, पेरिनियल डाइकोट प्लांट, मतलब द्विबीजपत्री पौधे भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे सोयाबीन का प्लांट है, वो भी डाइकोट है, और आम का पौधा भी डाइकोट है। पर सोयाबीन के पौधा जो रहता है वो पेरिनियल प्लांट है, मतलब एक वर्षीय पौधा है, मतलब उसका जो लाइफ साइकिल है विद इन ईयर कंप्लीट हो जाता है। और जो आम का पौधा होता है, नीम का पौधा होता है, बबूल का पौधा होता है, वो जो प्लांट होते हैं वो पेरिनियल प्लांट है। तो उन पेरिनियल प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। और वो द्वितीयक वृद्धि क्यों होती है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में वास्कुलर कैम्बियम के डेवलप होने से। और जब ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में वास्कुलर कैम्बियम डेवलप हो जाता है तो उनमें एनुअल रिंग बनती है। कभी भी आप लोगों ने कहीं पे पुराने कोई प्लांट कटा हुआ पड़ा हो जिसका ऐसा गोल तना कटा पड़ा हो, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा, ऐसा उसमें ऐसी कंसेंट्रिक रिंग देखने की मिलेगी आपको, ऐसी देखी होगी आप लोगों ने। तो ये जो रहती है, ये स्ट्रक्चर से है, ये आपकी मतलब ग्रोथ रिंग है, ये वृद्धि वलय है। और ये ग्रोथ रिंग की हम लोग काउंट करके, मतलब वृद्धि वलय कितनी है, ये वृद्धि वलय की गणना करके हम उस पौधे की आयु का निर्धारण भी कर सकते हैं। अब वो हटा दिया वो कॉन्सेप्ट, नहीं तो पहले 11वीं में था वो बायोलॉजी में, कि वार्षिक वलय की गणना करके पौधे की आयु का निर्धारण करने की जो शाखा है बायोलॉजी में, उसे क्या कहते हैं? तो उसको वृक्ष कालानुक्रम या अंग्रेजी में डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। मतलब डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या हो गई? बायोलॉजी की एक ब्रांच हो गई जिसमें हम लोग वार्षिक वलय की गणना करके किसी पौधे की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ ए प्लांट बाय काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग, है ना, या ग्रोथ रिंग। दिस इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये आप लोगों का डाइकोट प्लांट की एनाटॉमी है। अब अगर अपन मान के चलो इसको मोनोकोट प्लांट की स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देगा? मोनोकोट प्लांट की जो स्ट्रक्चर है, उस मोनोकोट प्लांट की स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ये रहता है कि ये स्टेम हेयर्स
मतलब ये जो एपिडर्मिस से जो स्टेम हेयर निकले होते हैं ये एब्सेंट होते हैं उनमें, ठीक है ना। दूसरा जो कार्टेक्स रहता है, वो कार्टेक्स जो रहता है ना वो बिखरा हुआ रहता है, मतलब ऐसा बिल्कुल एकदम लेयर बाय लेयर नहीं पाया जाता, और केवल सिंपल पेरेन्काइमा का बना होता है ना। और उनके अंदर जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल ये दोनों भी एब्सेंट होती है, मतलब ये एंडोडर्मिस भी नहीं होगी, ये एंडोडर्मिस भी एब्सेंट होगी, और ये आपका पेरिसाइकल भी एब्सेंट होगा, मेडुलरी रेंज भी एब्सेंट होती है, ये पेरेन्काइमा और ये सब एब्सेंट होते हैं, केम्बियम भी एब्सेंट होता है ना। तो जाइलम और जो फ्लोएम रहते हैं वो ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, जैसे ये जहाँ पे बंडल सीट रहती है ऐसी, तो इसमें जाइलम रहता है, ये ऐसा जाइलम रहेगा ये, है ना। और जाइलम के चारों ओर ऐसे फ्लोएम रहेगा, ऐसा ऐसे वास्कुलर बंडल यहाँ पे बिखरे, इनके चारों ओर ऐसी ये जो बंडल सीट जो रहती है वो पाई जाती है, वो बंडल सीट जो रहती है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। अब ऐसा क्यों होता है इनमें, इसका इस कारण ये है कि जो मोनोकोट पौधे होते हैं, जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं, उनके तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ का अभाव होता है, ठीक है ना, कुचेक अपवाद को छोड़कर। कुचेक अपवाद मतलब जैसे बांस का पौधा जो रहता है वो मोनोकोट प्लांट है, एक बीज पत्री पौधा है और बहुवर्षीय है वो, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ठीक है ना, कुछ एक अपवाद को छोड़कर, जैसा मैंने अभी आपको कहा। अदरवाइज मोनोकोट प्लांट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो उनमें जो वास्कुलर बंडल होते हैं, उनमें जो संवहन बंडल होते हैं, वो संवहन बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का अभाव होता है, ठीक है ना। तो मोनोकोट प्लांट की अगर आप एनाटॉमी, अगर उसकी ट्रांसवर्स सेक्शन काट के, मतलब उसके अनुप्रस्थ काट काट के और उसको माइक्रोस्कोप में आप देखोगे, तो माइक्रोस्कोप में आपको इस टाइप की उसकी स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये अपना मोनोकोट प्लांट की एनाटॉमी हो गई। और उसके पहले जो मैंने अभी प्रीवियसली आपको समझाया वो डाइकोट प्लांट की एनाटॉमी हो गई। और ये डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट की जो एनाटॉमी है, ये आपको केवल और केवल, जो मैंने कहा ना कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आपको जब ही दिखाई देगी जब आप इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मतलब सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करेंगे। मतलब आपको ये कोई भी डाइकोट, भले जैसे आप बबूल के प्लांट के पास चले गए तो आपको केवल स्टेम दिखाई देगा, आप उसके स्टेम को छू सकते हैं, बट आपको उसमें आप सोचो कि बाहर से आपको एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, म्यूसिलेज केनाल, मेडुलरी रेंज, पिथ, ये सब दिखाई दे, नॉट पॉसिबल। वो उसके लिए आप लोगों को, जैसे मैंने जो प्रोसीजर बताया आपको, और जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो इसको आपको प्रैक्टिकली क्लास में समझाएंगे भी सही। और अगर मोनोकोट प्लांट की अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इस टाइप से आपको दिखाई देगी माइक्रोस्कोप के अंदर। अब मैंने जैसे आपको तीसरा प्रश्न बताया था जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है, कैसी है कि डाइकोट और मोनोकोट, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में अंतर लिखिए। फिर वही मैंने कहा ना, ये जो गलती अभी आप लोगों ने करी, ये गलती आप लोग इसके अगली वाली एग्जामिनेशन में मत करना। आंतरिक संरचना में अंतर पूछे, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस पूछे, तो ये जो अपन ने अभी समझे हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस हमने पाए वो लिखना है आपको। फिर वही आप लोग क्या करते हो, जो बाहर बाहर दिखाई देता वो लिख देते हो, दैट इज उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या कैसे लिखना है इसका आंसर, वही अपने को पेज को दो पार्ट में डिवाइड करके एक साइड में अपन लिखेंगे डाइकोट स्टेम, मतलब द्विबीजपत्री तना की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, और दूसरे साइड में लिखेंगे एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम। मतलब ऐसा भी लिखोगे तो आपका और बेहतरीन आंसर तैयार होगा। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो द्विबीजपत्री तने होते हैं, मतलब जो डाइकोट स्टेम होते हैं, उनमें स्टेम हेयर या जो आपके स्तंभ रोम पाए जाते हैं, और जो मोनोकोट थे उन मोनोकोट में जो स्टेम हेयर होते हैं, मतलब जो एपिडर्मिस से जो स्टेम हेयर निकले होते हैं वो नहीं पाए जाते। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हमने अभी डायग्राम में भी देखा। फिर सेकंड पॉइंट जो होता है, वो सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो आपका डाइकोट स्टेम होता है, उस डाइकोट स्टेम में
एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल पाई जाती है। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है और मोनोकोट प्लांट में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल नहीं पाई जाती है। डाइकोट प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, मतलब कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और मोनोकोट प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अनुपस्थित होता है, मतलब कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। डाइकोट प्लांट जो रहते हैं, उन डाइकोट प्लांट के जो तने में वास्कुलर बंडल, संवहन बंडल संयुक्त, कोलेटरल तथा खुले प्रकार के होते हैं, मतलब इन डाइकोट स्टेम द वास्कुलर बंडल आर कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप। और मोनोकोट स्टेम में संवहन बंडल संयुक्त, कोलेटरल तथा बंद प्रकार के होते हैं, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड टाइप। डाइकोट जो पौधा होता है उसके तने में मेडुलरी रेज और म्यूसिलेज केनाल पाई जाती है, मतलब पेसेज सेल और मेडुलरी केनाल पाई जाती है। और मोनोकोट प्लांट के स्टेम में आपकी मेडुलरी रेज और जो म्यूसिलेज केनाल होती है वो एब्सेंट होती है। डाइकोट प्लांट में जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं, मतलब एक वने में व्यवस्थित रहते हैं। और मोनोकोट प्लांट में वास्कुलर बंडल बिखरे हुए रहते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों का काय में डिफरेंस हो जाएगा डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट की आंतरिक संरचना में, मतलब इन द एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। ये आप लोगों के एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हो जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से अगर आप लिखोगे तो बहुत सरल तरीके से आप 4 भी पॉइंट लिख दोगे, क्योंकि मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपको 4 नंबर में प्रश्न आएगा ही। तो 4 नंबर में आएगा तो आप 4 भी डिफरेंस लिख देते हो और सटीक लिख देते हो सरल भाषा में भी, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो सरल भाषा में कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल और सरल तरीके से समझा देता हूँ। डाइकोट तने की एपिडर्मिस, डाइकोट तने में स्टेम हेयर नहीं पाए जाते, स्टेम हेयर पाए जाते। मोनोकोट स्टेम में स्टेम हेयर अनुपस्थित होते हैं। डाइकोट में वास्कुलर बंडल रिंग में पाए जाते हैं, मोनोकोट में वास्कुलर बंडल बिखरे हुए रहते हैं। डाइकोट में वास्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल और खुले टाइप के होते हैं। मोनोकोट में वास्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल और बंद प्रकार के होते हैं। डाइकोट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, मोनोकोट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता। इतना सरल भी अगर आप लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ डाइकोट स्टेम में कोई सा भी प्लांट का स्टेम ले सकते हैं, जैसे टीनोस्पोरा एक प्लांट होता है ना, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जो एक प्योरली मेडिसिनल प्लांट है, जिसको हम लोग गिलोय भी कहते हैं, ठीक है ना। गिलोय का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो कोविड आया था तो कोविड के समय इसका बहुत काढ़ा लोगों ने पिया, ठीक है ना। और प्योर मेडिसिनल प्लांट है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में गिलोय पौधा कहते हैं। वो प्लांट जो रहता है, उस प्लांट की स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर को काट के हम लोग इस टाइप से देखते हैं। और अगर मोनोकोट में अगर अपन देखेंगे तो ये हम लोग मेज, मतलब मक्का का जो प्लांट होता है उसके तने की आंतरिक संरचना को हम लोग यहाँ पर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, मतलब इन्हीं तने की टीएस काट के हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनेशन करते हैं। और ये मतलब ये जो सैंपल है, मैंने कहा ना कि बेसिक स्ट्रक्चर, भले वो डाइकोट प्लांट कोई सा भी हो, भले वो आम हो, पीपल हो, नीम हो, बरगद हो, बबूल हो, सबकी बेसिक स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी जो स्ट्रक्चर है वो लगभग मोर और लेस एक जैसी होती, भले वो प्लांट अलग अलग है, ठीक है ना। इसी प्रकार मोनोकोट में भले मक्का हो, गेहूं हो, चावल हो, गन्ना हो, बांस हो, इन सब की स्टेम की जो बेसिक एनाटॉमी होती है वो मोर और लेस एक जैसी होती है, इवन दो प्लांट आर वेरिएबल, ठीक है ना। प्लांट में वेराइटी है, यही तो कहलाती है, इसी को हम लोग विविधता कहते हैं, इसी को हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। सारे मोनोकोट प्लांट एक जैसे हो जाते तो फिर आप कैसे पहचान पाते कि ये मक्का है, ये गेहूं है, ये बांस है। सबके आप लोगों को मालूम है, आप कहीं पे उगता हुआ देखते हो तो उनने कह देते हो आप लोग मक्का का पौधा है, कहीं आप देख रहे हो ये बांस का पौधा है, पर इनकी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो लगभग लगभग एक जैसा ही दिखाई देगी। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप लोग है ना पूरे वीडियो वॉच नहीं कर रहे, स्किप कर करके कर रहे हैं, जो ना तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप पूरा वीडियो लेंथी वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना।
और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वीडियो देखें। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ निःशुल्क, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। क्या कमेंट करें, इसमें कुछ आपको जो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया वो पॉइंट आप यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो अब आपको कमेंट में उस पॉइंट को सॉर्ट आउट कर सकूं, ठीक है ना। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आपकी ये सब फ्री ऑफ चार्ज है। तो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को ये चीज़ें समझने में ना जाने क्या तकलीफ हो रही है, ठीक है ना। तो आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करके अगली बार कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।